यार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 8 to 12 कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं सेक्शन 13 के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिए, सेक्शन 13 में हमको दो बातें बताई गई हैं, एक ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और दूसरा क्वाजी ईजमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है सेक्शन 13 के डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस और उनके एग्जाम्पल से समझेंगे, जो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक इसका जो थीम है वो बता देती हूँ। जो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है वो बेसिकली एक ऐसा ईजमेंट है जो बहुत नेसेसरी है एक प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, और अगर वो ईजमेंट नहीं मिलेगा तो प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल मस्ट है, एकदम रिक्वायर्ड है ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी, ताकि प्रॉपर्टी को एंजॉय किया जा सके। इसके अलावा जिसको कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, उस व्यक्ति के पास अगर कोई और ऑल्टरनेटिव बचा है, तब तो उसको ईजमेंट ग्रांट नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दूसरा ऑल्टरनेटिव लेफ्ट है। लेकिन जब उसके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव लेफ्ट नहीं है और उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो उस ईजमेंट को लेता रहे, तो फिर वो उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। ये जरूरी भी नहीं है कि ये जो ईजमेंट है तो ये पहले से एग्जिस्ट करता रहा हो, ये डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी है या जो क्वाजी ईजमेंट है, वो तभी अराइज होते हैं जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं या बिक्वीज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं मतलब सेल करते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, जो भी फॉर्म हमने आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बिक्वीज कर सकते हैं, पार्टीशन भी अगर प्रॉपर्टी का हो रहा है तो फिर तब भी हम ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी और क्वासी ईजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो ईजमेंट है ये तभी अराइज होते हैं जब हम प्रॉपर्टी को या तो ट्रांसफर करते हैं या बिक्वीज करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो सेक्शन 13 है वो आपकी 6 क्लॉजेस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो इसमें जो 3 क्लॉज हैं, जैसे कि क्लॉज ए, क्लॉज सी और क्लॉज ई, वो बात करते हैं ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की, और जो क्लॉज बी, डी और एफ हैं वो बात करते हैं क्वासी ईजमेंट की। तो अब हम उनको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन 13 में क्लॉज ए की बात करेंगे। तो वो कहता है कि ईजमेंट इन अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर इज नेसेसरी टू एंजॉय द प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर्ड, द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू सच ईजमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा, तो उस ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट के लिए ट्रांसफरी को उस ट्रांसफर की अनदर प्रॉपर्टी पर ईजमेंट्री राइट दिया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए कोई व्यक्ति है, उसके पास 2 लैंड है। ठीक है, दोनों लैंड एडजेसेंट लैंड है। एक लैंड को वो बी को सेल कर देता है, लेकिन अब जिस लैंड को उसने बी को सेल किया, तो उस लैंड पे जो रास्ता है वो ए की दूसरी लैंड से होते हुए गुजरता है। ठीक है, मतलब जो बी को जो लैंड बेची गई, उस लैंड को बी तभी एक्सेस कर सकता है जब वो ए की लैंड से होते हुए गुजरे। ठीक है, इन सर्कमस्टांसेस में कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि बी को ईजमेंट का राइट दिया जाए ए की एडजॉइनिंग लैंड के ऊपर। सिंपल सी बात है, 2 लैंड है, अगर एक लैंड में जाने के लिए रास्ता दूसरी लैंड से होते हुए गुजरता है, तो वो उस ट्रांसफरी का ईजमेंट्री राइट उस एडजॉइनिंग लैंड पर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी जो है अपनी लैंड में जाने के लिए ए की जो एडजॉइनिंग लैंड है उसके ऊपर अपना ईजमेंट्री राइट एक्सरसाइज करेगा। अब बात करेंगे सेक्शन 13 क्लॉज सी। तो देखिए, सेक्शन 13 क्लॉज सी जस्ट सेक्शन 13 क्लॉज ए का ऑपोजिट है। वहाँ पर ट्रांसफरी को ईजमेंट्री राइट दिया जा रहा था, यहाँ पर सेक्शन 13 क्लॉज सी में ट्रांसफरर को ईजमेंट्री राइट दिया जा रहा है। तो जैसे हमने बताया था कि ए
एक व्यक्ति है, उसके पास 2 लैंड है, एक को वो बी को बेच देता है और एक को वो अपने पास रखता है। जो लैंड ए ने रिटेन किए, ए उस पर तभी जा सकता है जब वो बी को जो लैंड बेची है उसके ऊपर से होते हुए गुजरे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से ए यानी कि ट्रांसफरर जिसने की लैंड बेची है उसको ईजमेंट्री राइट मिल जाता है उस लैंड पर जो उसने बी को बेची है। तो हमने बताया कि दोनों केस में ट्रांसफरी यानी 13A में ट्रांसफरी के लिए ईजमेंट्री राइट है और 13C में ट्रांसफरर के लिए ईजमेंट्री राइट है। पर इसमें मैंने ये बताया था कि जो ट्रांसफरी है या ट्रांसफरर है उनके पास और कोई विकल्प मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसफरी के पास कोई और रास्ता भी है अपनी लैंड तक पहुंचने के लिए या ट्रांसफरर के पास कोई और रास्ता है अपनी लैंड तक पहुंचने के लिए, तब तो यहाँ पर हम ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई विकल्प मौजूद नहीं है, कोई थर्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में ये ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी एक्सरसाइज की जाती है। तो ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी बताया मैंने कि एक तो ये ऐसा ईजमेंट है जिसके बिना किसी प्रॉपर्टी को इंजॉय करना एकदम इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है। और जो ट्रांसफरर है या जो ट्रांसफर है उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव बचा नहीं है। और ये जो ईजमेंट ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र से पहले एग्जिस्ट किया हो या पार्टीशन से पहले एग्जिस्ट किया हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज ई की। तो देखिए ये जो क्लॉज है ये बात करता है जॉइंट प्रॉपर्टी की। तो अगर हम किसी जॉइंट प्रॉपर्टी को पार्टीशन करते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, तो फिर ईजमेंट कैसे चलेगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी है तो ये जो है ए बी और सी इन तीनों में डिवाइड हुई है, ठीक है। जो बी और सी है उनके पास अपने शेयर पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो ए के शेयर से होते हुए अपने शेयर्स में जा सकें। तो इस कंडीशन में यहाँ पर बी और सी जो है वो एंटाइटल्ड हो जाएंगे इस चीज़ के लिए, ए के जो शेयर है उसके ऊपर से गुजरने के लिए उनका ईजमेंट्री राइट क्रिएट होता है ए के शेयर के ऊपर, ठीक है। तो जो ए का शेयर है उसके ऊपर बी और सी को राइट ऑफ वे मिल जाएगा। वो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, इसलिए उनका यहाँ पर ए के शेयर के ऊपर ईजमेंट्री राइट क्रिएट हो जाता है। तो ये हमने बात की थी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की। अब हम बात करेंगे क्वासी ईजमेंट की, ठीक है। तो क्वासी ईजमेंट में मैंने अभी ऊपर बताया था कि जो सेक्शन 13 है उसका क्लॉज बी और क्लॉज डी और क्लॉज एफ जो है वो आपका टोटल क्वासी ईजमेंट से डील करता है। तो देखिए उसमें जब हम ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी की बात कर रहे थे तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, ठीक है। जब कोई एक्ट हो रहा था यानी राइट ऑफ वे, जब हम राइट ऑफ वे एक्सेस कर रहे थे उसमें मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है। लेकिन क्वासी ईजमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन किसी ह्यूमन एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अपेरेंट और कंटिन्यूअस ईजमेंट क्या होते हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिसके लिए किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सनलाइट आ रही है, ठीक है, दो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं तो एक प्रॉपर्टी से गुजरते हुए दूसरी प्रॉपर्टी पे सनलाइट जा रही है, तो ये क्या है, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। तो क्वासी ईजमेंट बेसिकली इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब जैसे कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी था किसी प्रॉपर्टी को इंजॉय करने के लिए, क्वासी ईजमेंट नेसेसरी नहीं है जैसे कि ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी था, ठीक है। इसको जो है ट्रांसफर और ट्रांसफरी जो है एक्सक्लूड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में। इसके अलावा इसमें ये भी एक कंडीशन है कि ये जो क्वासी ईजमेंट है ये डेट ऑफ ट्रांसफ़र या डेट ऑफ पार्टीशन से पहले एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ये डेट ऑफ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र या पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो जो चीज़ पहले होती हुई आ रही है वो बाद में भी होती हुई आएगी, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि जो जो व्यक्ति ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसकी जो एडजॉइनिंग अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है
ये जरूरी नहीं है कि ये उसी पर ही एक्सरसाइज किया जाए, ये किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी पर भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं अलग अलग क्लॉजेस के द्वारा, और उनमें जो एग्जांपल दिए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्लॉज है वो है बी, सेक्शन 13 में ही क्लॉज बी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो जैसे हमने ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी में बात की थी कि जो ट्रांसफरी का ईजमेंट्री राइट है वो है ट्रांसफरर के एडजॉइनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर इस क्लॉज में भी ट्रांसफरी को ईजमेंट्री राइट दिया गया है ट्रांसफरर की अनदर इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं पहला। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक तो उसके पास घर है और दूसरा उसके पास लैंड है। तो घर तो वो बी को सेल कर देता है, ठीक है। अब जो उसने घर बी को सेल किया है, उस घर की जो विंडो है वो ए की जो लैंड है जो उसने रिटेन की अपने पास, वो उसकी तरफ खुलती है, ठीक है। और उस विंडो से जो है बी को हवा लाइट मिल रहा है, और लाइट जो है वो ए की लैंड से होते हुए बी की विंडो पर पड़ रही है। बी जो है वो अपने घर में जो उसको बेचा गया है उसमें रह सकता है बिना लाइट के, लेकिन बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए उसे लाइट ज़रूरी है। तो इसीलिए जो ए की एडजॉइनिंग जो लैंड है उसके ऊपर एक उसका ईजमेंट्री राइट यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है, और इसीलिए वो ए को कह सकता है कि जो लैंड उसने रिटेन किया है उसके ऊपर वो किसी प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाए जिससे कि उसकी लाइट रुक जाए। तो ए जो है बी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा ऐसा किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर अपनी लैंड पर बनाकर, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि ए के पास दो प्रॉपर्टी, एक घर है और एक लैंड है, ठीक है। घर को वो बी को सेल कर देता है। अगेन जो उसने घर सेल किया है बी को, उसकी जो विंडो है वो लैंड की तरफ खुलती है जहाँ से उसको हवा और लाइट मिल रही है, ठीक है। अब इसके बाद ए क्या करता है, उस लैंड को सब्सिक्वेंटली सी को सेल कर देता है। तो अब ए के पास तो कुछ नहीं रहा, तो ए ने क्या किया था, बी को तो हाउस सेल कर दिया, और सब्सिक्वेंटली जो सी है उसको उसने अपनी लैंड भी सेल कर दी। तो अब जो बी का जो राइट था ना ए के अगेंस्ट में, ए की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड के अगेंस्ट में, अब ये राइट सी के अगेंस्ट में हो जाएगा। ए उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता था, उसी तरीके से अब सी भी उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा कि वो किसी भी प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर उस लैंड पर नहीं बनाएगा जिससे कि बी की जो सनलाइट है वो रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्वासी ईजमेंट है ये थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एनफोर्स किया जा रहा है। यहाँ पर सी कौन है, एक थर्ड पर्सन, बी के लिए तो एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सी के अगेंस्ट में यहाँ पर बी का जो ईजमेंट्री राइट है वो एनफोर्स किया जा रहा है। तो जिस तरीके से वो ए के अगेंस्ट में कर सकता था उसी तरीके से अब वो सी के अगेंस्ट में कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज डी की। तो देखिए सेक्शन 13 क्लॉज डी यहाँ पर राइट दे रहा है ट्रांसफरर को, ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था कि एक कोई व्यक्ति है उसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक हाउस है एक लैंड, तो उसमें वो हाउस को सेल कर रहा था, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर भी ले लेते हैं। यहाँ पर सेम वही व्यक्ति ए है सपोज, तो उसके पास दो प्रॉपर्टी है, एक हाउस है एक लैंड है। तो अब वो इस केस में क्या कर रहा है, लैंड को जो है बी को सेल कर रहा है, ठीक है, और हाउस को वो अपने पास रख रहा है। और अगेन हाउस की जो विंडो है वो खुलती है बी की लैंड की तरफ। उस विंडो से ए को क्या मिल रहा था, सनलाइट मिल रही थी। तो जिस तरीके से हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि बी का राइट बन जाता है ए के अगेंस्ट में कि वो किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई स्ट्रक्चर उस लैंड पर ना खड़ा करते, उसी तरीके से ए यहाँ पर ए का राइट बन जाता है बी के अगेंस्ट में। यहाँ पर ए कौन है, ट्रांसफरर है। तो इस क्लॉज में हमने ट्रांसफरर को ईजमेंट्री राइट ग्रांट करने की बात कही है। तो यहाँ पर जो ए जो ट्रांसफरर है उसका ईजमेंट्री राइट हो जाएगा बी की लैंड पर जो उसने बी को बेची है, कि बी उस पर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर ना खड़ा करे जिससे कि ए की सनलाइट रुक जाए।
तो 13B में हम ट्रांसफरी को ईजमेंट्री राइट ग्रांट कर रहे थे और 13D में हम ट्रांसफरर को ही ईजमेंट्री राइट ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं सेक्शन 13 क्लॉज F की। एक को ओनर के शेयर पर जो ईजमेंट है, अगर वो नेसेसरी है दूसरे को ओनर के शेयर को एंजॉय करने के लिए, तो फिर जो ये दूसरा को ओनर होगा उसका ये राइट हो जाएगा कि वो उस ईजमेंट को एक्सरसाइज कर सके। तो इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एक घर है, उसका पार्टीशन होता है, तो जो ऊपर वाला रूम है वो ए को मिलता है और जो ठीक उसके नीचे वाला रूम है वो बी को मिलता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, दोनों के बीच में पार्टीशन हो गया प्रॉपर्टी का। तो ए जो है वो एंटाइटल्ड है कि बी का जो पोर्शन है उससे उसके रूम को वर्टिकल सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है उसके जो उसको जो रूम मिला है उसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ए का बी के पोर्शन पर एक ईजमेंट्री राइट क्रिएट हो जाता है। एक और एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि सपोज एक प्रॉपर्टी था, उसको 3 लोगों में डिवाइड किया है, ए बी सी। तीनों का जो है एक कॉमन ड्रेनेज सिस्टम था, पहले से चला आ रहा था। पार्टीशन होने के बाद भी वो जो कॉमन ड्रेनेज सिस्टम है वो एज इट इज रहेगा। तो देखिए इन तीनों एग्जाम्पल में जो हमने क्वासी ईजमेंट में डिस्कस किए हैं, इनमें ये चीज़ कॉमन है कि ये जो इनका ईजमेंट्री राइट है वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो पहले से चला आ रहा है वही ट्रांसफर या पार्टीशन होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। तो सम अप अगर हम करें तो ये कह सकते हैं कि क्वासी ईजमेंट एक अपरेंट और कंटिन्यूस ईजमेंट है, इसमें किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है किसी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए, ठीक। और ये वाला जो ईजमेंट है, जो क्वासी ईजमेंट है, ये पहले से एग्जिस्ट किया होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर या डेट ऑफ पार्टीशन से पहले ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसको ट्रांसफर और ट्रांसफरी के द्वारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसको किसी थर्ड पर्सन के प्रॉपर्टी के ऊपर भी इम्पोज किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशन आपको क्वासी ईजमेंट में ध्यान रखनी है। तो आपका सेक्शन 13 हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।